बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपने लेसन्स में भारत में संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने पिछले ही चर्चा में यह समझा कि हमारी मंत्रिमंडल जो सिस्टम है, मंत्रिमंडलात्मक शासन, उसके क्या लक्षण होते हैं। हमने चर्चा करी थी कि हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र में राष्ट्रपति और वास्तविक में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली है, उसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और मंत्रिमंडल में गोपनीयता रहती है। इस सिस्टम में विधायिका तथा कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। हमने चर्चा करी थी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है, जिसमें हमने समझा था कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक स्वर में जो भी उनका मंत्रिमंडल का निर्णय होता है उसको समर्थित करते हैं। अपने पर्सनल ओपिनियंस को वो अलग रख के मंत्रिमंडल के अंदर सामूहिक रूप से एकता रखते हैं और यह मंत्रिमंडल लोकसभा के अंदर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, एक साथ बना रहता है और यदि कभी अविश्वास आएगा तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। अब हम देखते हैं कि हमारी मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है। हमने अपनी शुरुआती चर्चाओं के अंदर जब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे तब आपको बताया था अनुच्छेद 74। संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों को पूरा करने में सहायता तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। आपको याद होगा, मैंने बार बार इस आर्टिकल 74 के बारे में आपसे चर्चा करी थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से होगी, जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पदासीन रहेंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्ति अत्यंत सीमित है। राष्ट्रपति अनिवार्यतः मोहम्मद दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अब यदि किन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का जो दल है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वह कई दल होते हैं। अब उनमें से कोई दल को अगर स्पष्ट बहुमत ना हो, किसी भी दल को लोकसभा के अंदर अगर स्पष्ट बहुमत ना हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में स्वविवेक से कार्य करने का अवसर मिल सकता है। अब यह मैंने आपको अपनी पहली चर्चाओं में भी बताया था कि अनेक दल मिल करके, कुछ छोटे दल मिल करके बहुमत में आ सकते हैं, वो अपना एक नेता बना सकते हैं और वह राष्ट्रपति को सामने अपने कंबाइंड रूप से एक होकर के अपना जो क्लेम है प्रधानमंत्री बनने का वो रख सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति को अपना स्वविवेक देखना पड़ेगा। उन्हें यह देखना पड़ेगा कि क्या जो मेरे सामने आकर के दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत हो जाएगा ऐसे साथ आने से, क्या वो सत्य है। जो छोटे घटक मिलकर के सामने आए हैं, क्या उनके पास बहुमत है, वास्तव में है। तो ऐसी स्थिति में उनको स्वविवेक का मौका मिलता है। दूसरा, उस समय जब बहुमत वाले दल में कोई निश्चित नेता नहीं रहे या प्रधानमंत्री पद के दो समान रूप से प्रभावशाली दावेदार हो, ऐसे में भी राष्ट्रपति को अपना स्वविवेक देखना पड़ेगा
कि बहुमत तो आ गया किन्हीं दल के पास या किसी समूह के पास, लेकिन उस तो अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी दावेदारी उस पूरे का समर्थन लेकर के या बता करके प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी रख दी राष्ट्रपति के सामने। तो राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे? ऐसे में वो उस दल जो बहुमत जो अपना बता रहे हैं उस दल से बातचीत करेंगे। उनके इंडिविजुअल जो सारे सांसद हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि वो सभी किसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और तीसरा तब आता है जब राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके कुछ समय के लिए स्वेच्छा से काम चलाऊ सरकार का नेता मनोनीत कर सकते हैं। अब यह कोई राष्ट्रीय संकट आ जाए, आर्टिकल 356 की स्थिति हो, ऐसे कोई आपातकाल स्थिति हो जब कोई राष्ट्रपति संसद को भंग कर दे और किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से काम चलाऊ सरकार का नेता मनोनीत कर दे, तो इन परिस्थितियों के अंदर हम पाते हैं कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे या किसी नेता को उस पद पर आसीन करेंगे। व्यवहारतः अन्य मंत्रियों को नियुक्ति में प्रधानमंत्री की ही इच्छा सर्वोपरि रहती है। यानी जब एक बार किसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, फिर वह जो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वह अपनी लिस्ट देते हैं या वह अपने नाम बताते हैं जिनको मंत्री बनाया जाता है। बनाएंगे राष्ट्रपति ही, आदेश राष्ट्रपति के नाम से ही निकलेगा, लेकिन वास्तव में कौन बना रहे हैं? उन्हें प्रधानमंत्री ही बना रहे हैं मंत्री। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, परंतु प्रधानमंत्री को भी मंत्रियों की नियुक्ति में कई बातों पर ध्यान देना होता है। अब वो किसको मंत्री बनाएंगे, इसके अंदर वो बहुत विचारशील रहते हैं, क्योंकि उनके दल के अंदर इतने सारे लोग होते हैं जो बनना चाहते हैं मंत्री। हर व्यक्ति, हर सांसद की इच्छा होती है कि वो देश के सरकार में मंत्री बने, उनके पास कार्यकारी शक्ति आए। तो वो किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है प्रधानमंत्री को, कि वो दल के प्रमुख और प्रभावशाली सदस्यों को नहीं भूल सकते। जैसे अपने जो कोई भी राजनीतिक दल जो उनका है उसके अंदर कई बड़े नेता होते हैं, प्रभावशाली नेता होते हैं। उन सभी नेताओं को उन्हें अपने मंत्रिमंडल में सदस्यता देनी, मंत्रिमंडल के अंदर उनको जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी अप्रसन्नता से दल में असंतोष हो सकता है और फूट भी पैदा हो सकती है। तो कई बार प्रधानमंत्री को अपने से भिन्न मत रखने वाले, अपने ही राजनीतिक दल के अंदर, मान लीजिए वो अपने ही राजनीतिक दल के अंदर कोई भिन्न मत रखता है, तब भी उसको अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ती है। हमने यह कई बार देखा है। आज की सरकार के बारे में तो ज्यादा बातें सामने नहीं आती हैं, क्योंकि बड़ी गोपनीयता अभी है और हर एक ने मान रखा है कि एक ही नेता है जिसकी की चलेगी। लेकिन पिछली सरकारों के अंदर हम आराम से बोल सकते हैं, बिना किसी भय के बोल सकते हैं कि जब जैसे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय अनेक दावेदार थे। प्रधानमंत्री बनने के भी दावेदार कांग्रेस में ही कई सारे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, शरद पवार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और भी कई नेता थे जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रखते थे। उसके कुछ समय बाद जब एक बार वापस कांग्रेस के पास कभी बहुमत आया, तो सोनिया गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थी तो उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। अब उस समय भी प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उस समय भी कई अन्य नेता थे, पावरफुल नेता थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के अंदर, जो प्रधानमंत्री बनने के इच्छाएं रखते थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने दल के अंदर मनमोहन सिंह को नेता बना करके राष्ट्रपति के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। अब मनमोहन सिंह के विपक्षी होने के बावजूद, मतलब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हीं के अधीन रह के मंत्रिपरिषद के अंदर प्रणब मुखर्जी ने और अन्य नेताओं ने काम किया। तो हम पाते हैं कि किसी भी समय
प्रधानमंत्री जो बनता है उसको अपने से जो विरोधी लोग होते हैं अपने ही दल के अंदर, या जो प्रभावशाली लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी होती है। नहीं तो असंतोष होता है, पार्टी में फूट हो सकती है। सबको एकजुट चलने के लिए प्रधानमंत्री को बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं, जिनमें एक यह भी है। तो प्रधानमंत्री को यह ध्यान रखना होता है कि वो किसको मंत्री बनाए, और दूसरा यह होता है कि व्यवहार में मंत्रियों की नियुक्ति के समय उसे दल के सदस्यों की स्थिति, उनके समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों तथा दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर गंभीर विचार करना होता है। देखिए, वह जो प्रधानमंत्री जब मंत्रिपरिषद बना रहे होते हैं तो उनको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से मंत्रिपरिषद के अंदर सदस्यता मौजूद होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री केवल अपने ही क्षेत्र के लोगों को या केवल किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को ही प्राथमिकता दें। उन्हें कई क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से उनको प्रतिनिधित्व देना होगा। कई समुदायों का ख्याल रखना पड़ेगा। सदस्यों की स्थिति, उनके जाति, उनके वर्ग, इन सभी का ख्याल रखना पड़ता है कि सभी को मंत्रिपरिषद के अंदर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। अब आज की स्थिति के अंदर भी यही है। या मंत्रिपरिषद में देखते हैं कि उत्तर से भी हैं, हिंदी भाषी भी हैं, तो साउथ के लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। तमिल भाषी, महाराष्ट्र के भी कोई नेता होंगे, तो कर्नाटका के भी होंगे, तो तमिलनाडु के भी होंगे, आसाम के भी होंगे। सभी तरफ से प्रतिनिधित्व देने वाला मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को बनाना पड़ता है। और इसी तरह फिर विशेषज्ञ लोग जो अपने विज्ञान और तकनीकी विकास के इस युग में इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान देना अपरिहार्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई साइंटिस्ट है, मान लीजिए कोई साइंस का ज्ञान रखने वाला है ना। तो ऐसे लोगों को भी, कोई ऐसा व्यक्ति जो भी सांसद का सदस्य ना हो, ऐसे व्यक्ति को भी वो मंत्री बना सकते हैं। शर्त उसके लिए यह होती है कि उनको संसद की सदस्यता 6 महीने के भीतर लेनी पड़ेगी। तो अब तक हमने ये चर्चा करी कि प्रधानमंत्री किस किस को मंत्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। दोनों सदनों में से बनाना उन्हें होता ही है, बल्कि अनिवार्यता नहीं है, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्यों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं, जिससे कि राज्यसभा के अंदर भी उनकी मौजूदगी, सरकार की मौजूदगी बनी रहे। और राज्यसभा के अंदर भी कई बड़े नेता होते हैं, उनके राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको भी सरकार में जगह दी जाती है। अब कभी वो ऐसा चाहें कि किसी को बाहर से कोई विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति है, जो विशेष अहमियत रखता है, उनको वो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के अंदर जगह दे सकते हैं। और उसको मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल करने के बाद 6 महीने का समय मिलेगा, जिसके अंदर कि वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी की भी सदस्यता हासिल कर ले। तो हमारे संविधान के अनुसार हमारे जो मंत्री होते हैं उनको बनने की योग्यता केवल एक ही है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो 6 महीने के भीतर उनको संसद की सदस्यता लेनी होगी। और ऐसे मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो लोकसभा के विश्वास पे टिका हुआ होता है। जब तक लोकसभा के अंदर इस मंत्रिपरिषद को विश्वास है, यानी यहाँ बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में जब तक उस मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त है, तब तक वह मंत्रिपरिषद भारत के अंदर कार्यपालिका में बना रहेगा। और जिस समय लोकसभा के अंदर बहुमत उसका नहीं रहेगा, उन्हें त्याग पत्र दे करके किन्हीं दूसरे मंत्रिपरिषद के गठन के लिए रास्ता साफ करना पड़ेगा। तो हम यह समझे हैं आज की चर्चा से कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और किसी भी मंत्री को बनाने के बाद वह प्रधानमंत्री की चॉइस होती है, और अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होता है। और यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के बहुमत के आधार पर टिकी रहती है।
आज की चर्चा के लिए इतना ही। धन्यवाद।